नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने बंगाल हिंसा को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि बंगाल में जब हिंसा जारी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये हम और समाजवादी पार्टी बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी उनके साथ है, और ये भी कहा कि ये दंगा बीजेपी करवा रही है। क्या कुछ कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। नहीं, इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा। मैंने अपने तालिग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, और साफ तौर पर सीधे तौर पर अगर कहें तो इन्होंने जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी उनका साथ देने का बात की है और कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की हिंसा के मामले में राजनीति से बचना चाहिए, और सीधे तौर पर वो बीजेपी को ही घेरने में और इस दंगे के पीछे बीजेपी को ही बता रहे हैं। हर चीज के पीछे बीजेपी ही अगर जिम्मेदार है तो आप और आपके जो राजनीतिक दल है क्यों, अगर जो यूपी में घटना घटती है तो इसके पीछे भी कहते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। यहाँ पर कानून व्यवस्था कायम नहीं, इसलिए यहाँ पर सरकार फेल्योर है, जीरो टॉलरेंस फेल्योर है, तमाम चीजें हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की घटना घट रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना घटती है, हिंसा प्रभावित इलाके में लोगों को पलायन करके जाना पड़ता है, वहां पर उसके लिए भी यहाँ जो वहां पर विपक्ष में है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके के कई सवाल खड़े होते हैं कि राजनेता अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने वोट बैंक को राजनेता नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो सीएम ममता बनर्जी का फेल्योर है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात है कि वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो नेता अपने चश्मे से देखते हैं हर चीज को, हर घटना को। जो लगता है नेताओं के लिए कि ठीक है, उनको लगता है कि ये ठीक है, तो अपने हिसाब से तो ठीक मान लेते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी है। बंगाल में अगर हिंसा हो रही है तो उसके लिए सीएम ममता बनर्जी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां पर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से सीएम योगी लगातार वक्फ को लेकर के और बंगाल हिंसा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, समाजवादी पार्टी मानती है कि हमने मजबूती के साथ अब हम स्टैंड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें सरकार को घेरना चाहिए। एक और खबर आपको बता दें कि संभल हिंसा जो हुई थी, उस हिंसा में न्यायिक आयोग के सामने आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको पेश होना, और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे हैं शोएब इकबाल, उनकी भी आज पेशी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों वहां पर आकर के अपने बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें, इससे पहले एसआईटी की जो टीम है उसने भी बयान दर्ज किया था, 3 घंटे करीब पूछताछ हुई थी, और संभल हिंसा में आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। ऐसे में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और अब आज जांच आयोग के सामने पेश होंगे और वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरीके की वो बातें कहते हैं, क्योंकि सवालों की बौछार होगी न्यायिक आयोग की तरफ से। एसआईटी के में भी सवालों की बौछार हुई थी। और आपको बता दें, जिस मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसी मामले में जो सदर जफर है एडवोकेट जो थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संभल के जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें पड़ सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई और भी मुकदमे दर्ज है, बिजली चोरी से लेकर के तो कई मंजिला जो मकान है जो उन्होंने बना रखा है बिना नक्शा पास कराए, और भी उनके ऊपर जमीन कब्जाने का भी आरोप है। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो 5 अप्रैल को बुलाया था न्यायिक जांच आयोग ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए, नहीं पहुंचे थे, आज उनको न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होना है। आज वो अपना बयान दर्ज कराते हैं या नहीं कराते। अब चलते हैं अपने सहयोगी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज की जो उनके शहर की बड़ी खबरें वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? इंद्रवीर, अनम्यूट कर लीजिए। कैन आई हेयर यू अखंड? हाँ बिल्कुल, बताइए इंद्रवीर, बताइए। थैंक यू। अखंड, बता दें, बछरावा में, रायबरेली तहसील के बछरावा क्षेत्र में अगर बात करें तो लखनऊ और प्रयागराज हाईवे बॉर्डर, चुबा बॉर्डर से बछरावा स्टार्ट होता है, वहीं पे तहसील बछरावा है, रायबरेली विधानसभा है। और बांदा बछरावा जो है, बांदा और बहराइच रोड जो है, वहां पे एक ओवरब्रिज है,
वो ओवरब्रिज पीडब्ल्यूडी के से पहले जो है बना था, और उसमें कुछ सरिया और कुछ मलबा थोड़ा सा रात को जो है गिरा, और गिरने के साथ ही हड़कंप मचा पूरे जिले में। और जब मीडिया में ये खबर फैली तो जो है पीडब्ल्यूडी विभाग में भी सूचना दी गई, और पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है महिपाल पाठक, महिपाल सिंह वो पहुंचे वहां पे मौके पर। उनकी पूरी टीम, जो जेई है, जो एई है, जितने भी उनकी अपनी टीम में लोग हैं, वो सब वहां पे मौके पहुंचे। मौके पहुंचे के साथ साथ उन्होंने यातायात, वहां के जो प्रभारी रहे, उनको भी जो है सूचना दी, और वहां पे यातायात पूरी तरीके ठप कराया गया रात में। और जिस तरीके की हमारे पास तस्वीर है, हम चाहेंगे 6 सेकंड की तस्वीर है, वो तस्वीर अगर एक बार दिख जाए तो उससे साफ क्लियर हो जाएगा कि क्या रहा, किस तरीके से ये। खैर, इस पे बड़ा सवाल है, जांच हो रही है, और जांच के बाद इस पे जो भी जिन्होंने भी बताया, जिस विभाग से बनाया, पीडब्ल्यूडी से बनाया, राम सिंह जिसने भी बनाया, तो वो क्लियरली जो है सामने मामला आएगा, और इस पे जांच चल रही है। उसी के उसमें हमारी मौजूदगी आज जो है पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज ऑफिस में है, जहाँ पे महिपाल सिंह हमारे साथ। लेकिन चाहेंगे कि एक तस्वीर प्ले हो जाए। जी अखंड। इंद्रवीर, जिस तरीके की पूरी घटना है, आपके साथ अगर वो अधिकारी मौजूद है और क्या है पूरा मामला, अगर उनसे जी, बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं सर। कल रात को सूचना मिली, जैसे आपको भी होगा, आप पूरी टीम के साथ गए थे, तो क्या पूरा मामला को क्या निष्कर्ष निकल गया, कैसे हुआ सर? ये मामला बहराइच मार्ग है, हमारा स्टेट हाईवे है, इस पर जो है आरोपी बना हुआ है। 2015 में हुआ था, ये सेतु निगम द्वारा बनाया गया था। भारी वाहनों के कारण इस पर जो है एक पैच निकला है, और उसको हमें तत्काल प्रभाव से प्रशासन के सहयोग से उन पर जो आवागमन है यातायात का, उसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है, और यातायात को जो है वैकल्पिक मार्ग से सुचारू रूप से चला दिया गया है। और इसके लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट है सेतु के, उनसे हम एडवाइस ले रहे हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे इस पर। जी अखंड। इंद्रवीर, सवाल ये है कि क्या किसी तरीके की कोई खामी मिली है किसी के द्वारा? अगर कोई खामी मिली है तो उसके लिए क्या जिम्मेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जी सर, सवाल है ये जांच के बाद ही पता लगेगा इसमें कि क्या हो सकता है, पर ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं लग रहा है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोई हैवी ट्रक ऊपर खड़ा हुआ होगा, और उसने खराब होने के कारण वो उसमें जैक लगाया गया हो, और उस पर पॉइंट लोड के रूप में वो काम किया, और वहां से पंचर होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं पुल के केस में। एक सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए पटना से एक तस्वीरें वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, वहां के मुख्यमंत्री ने एक ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था और उसमें दरार आ गई थी। बाद में जब वहां पे इंजीनियर्स गए तो उन्होंने बताया जो पैच है उसमें जो कनेक्शन होता है उसकी वजह से वो दरार थी, ऐसा कोई दरार नहीं था। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर भी जो इस तरीके का फॉल्ट है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रक वहां पर खड़ा था और वहां पर उस ट्रक की वजह से इस तरीके की कोई घटना या इस तरीके की थोड़ी बहुत ये जांच के बाद ही पता लगेगा। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट बुला रहे हैं हम सेतु निगम के, उनकी जो एडवाइस होगी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ कर पाएंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद ये सेतु निगम द्वारा निर्मित है। ओके, थैंक यू आपका। इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की चीजें आती रहती हैं और घटनाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना होती रहती है। क्योंकि बहुत बड़ा अगर कोई निर्माण कार्य होता है तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं देखी जाती है, लेकिन ऐसे में केवल सवाल खड़े कर देना या फिर पूरी तरीके से जिम्मेदार बता देना किसी अधिकारी को, ये अपने आप में भी गलत होगा। क्योंकि पटना में भी कुछ ऐसा था, जब अधिकारियों ने, वहां के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने बताया साफ तौर से कि ये एक पैच था, उसमें हल्की सी दरार आई थी। अब इसको लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं क्रैक है। तो क्रैक और दरार उनके हिसाब से दोनों में क्यों बताया जो उन्होंने था इंजीनियर से, उनके हिसाब से चीजें अलग थी। तो टेक्निकली समझना भी जरूरी है, लेकिन फिलहाल जांच का इंतजार है, जांच में क्या निकल करके आता है उसके बाद समझेगा। जी इंद्रवीर, कुछ कहना चाहते बताइए। अगर एक्चुअली देखिए, जिस तरीके से रात में आनंद फानन जब मीडिया में खबर फैलती है और जब वहां के लोकल रिपोर्टर जाते हैं और सूचना देते हैं, तो उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी विभाग एक्टिव नहीं होता तो वहां पे पूरी टीम, ये सूत्रों की माने तो, और जो रियल में भी है, लगभग 1:30 से 2 बजे ये लोग लौट के आए हैं और रात में फिर खाना पीना नहीं खाया। और जिस तरीके से मेरी इनकी रात में भी बात हुई थी सर से, और उसके बाद अभी दिन में बात हुई थी आप ऑफिस में, तो आपने बुलाया कि आप आइए, जो भी होगा, क्योंकि ये सेतु निगम द्वारा बनाया गया, तो सेतु निगम की तरफ से अगर ऐसा कुछ फॉल्ट होगा तो डेफिनेटली जांच के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पैचिंग का मामला, और जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रक था वहां पे, उस तरीके से कई चीजें ऐसी बात सामने निकल के आती। खैर, एग्जैक्टली तब पता चलेगा जब उस पे क्लियर होगा कि आने वाले समय में ये पूरा पैचिंग कहां से निकली थी, किस तरीके का ट्रक के खड़े होने की वजह से, भारी वाहन की वजह से, या ओवरलोड में किस वजह से था। तो एक्सचेंज साहब और उनकी पूरी टीम वहां पे पहुंची, और पहुंचने के बाद मौके का जायजा लिया और रात को लौट गए। और आज ऑफिस में बैठकर भी इसी टीम पर, पूरी टीम मेरे सामने बैठी, मैं कहूंगा ये पूरी टीम है आपकी, और ये बैठ के पूरा जो है काम कर रहे हैं, इसी पे वर्क कर रहे हैं, और किसी से मिलना और ये सब उन्होंने बंद कर दिया। जिस तरीके से मामला निकल के सामने आया, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि
पीडब्ल्यूडी और जो सेतु निगम ने बनाया उनसे भी आपका बराबर कोऑर्डिनेशन चल रहा है और आने वाले समय में बात करके एक दूसरे को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का कृपा और रूट जो अभी तक बाधित है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। जी बिल्कुल इंद्रवीर, सुचारू रूप से चालू कर दिया तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि समस्याएं आती हैं, लोगों को भी आवागमन में उनको परेशानी होती है। हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी अब आगे कंटिन्यू करेंगे। जी राहुल जी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया शानदार रिपोर्टिंग इंद्रवीर सिंह। और देखिए, ग्राउंड पर अगर रिपोर्टर ना पहुंचे तो क्या मतलब है, और आपने ग्राउंड से इस खबर को ब्रेक किया है। अखंड, मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ राजधानी लखनऊ में राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है इस समय क्रिकेट। जी राहुल, आपको बता दें कि न्यायिक आयोग की खबर हमने बताई थी कि आज जो न्यायिक आयोग के सामने जो समाजवादी पार्टी के सांसद, जो संभल से सांसद है जियाउर रहमान बर्क, आज उनकी पेशी है, और जो समाजवादी पार्टी के विधायक उनके बेटे शोएब इकबाल की भी पेशी है। इन दोनों को अपने बयान दर्ज कराने से पहले जो संभल के एसपी थे के बिश्नोई, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज कराया था। और आपको बता दें, इससे पहले एसआईटी ने जो इनको बुलाया था, वहां पर इन्होंने अपने करीब इनसे 3 घंटे की पूछताछ हुई थी। इस 3 घंटे के दरमियान कई सवाल इनसे पूछे गए थे। सबसे बड़ी बात है कि संभल हिंसा के मामले में जियाउर रहमान बर्क के ऊपर हिंसा फैलाने का आरोप है। सबसे बड़ी बात है कि भड़काऊ भाषण देने का इनके ऊपर आरोप है। साथ ही जो विधायक के बेटे हैं शोएब इकबाल, उनके ऊपर भीड़ को उकसाने का आरोप है। एसआईटी और न्यायिक आयोग के सामने इस तरीके के बयान होंगे तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो सांसद के ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे और भी मामले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राहुल, आपको बता दें, बिजली चोरी का मामला हो, बिना नक्शे के कई मंजिला मकान बनाने का मामला हो, या फिर जमीन कब्जाने का मामला हो, ऐसे भी मुकदमे समाजवादी पार्टी के सांसद, संभल के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ दर्ज है। और एक और खबर आपको बता दूं राहुल की यहाँ राजधानी में 19 अप्रैल से अब जो वक्फ संशोधन बिल बीजेपी लेकर के आई है, उसको लेकर के अब गरीब जो मुसलमान है उन तक पहुंचेगी और उनके फायदे बताने का प्रयास किया जाएगा। जो संशोधन बिल आया कि उससे क्या क्या फायदे मुसलमानों को होंगे। सबसे बड़ी बात है, कल हरदोई में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समूचे विपक्ष पर सवाल खड़े किए तो हमला बोला था, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो वक्फ है, जो जमीनें वापस आएंगी, इससे गरीबों के लिए मकान बनेंगे और अस्पताल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब वक्फ को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आ रही है और सीएम योगी फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अलग पूरी राजनीति का एक अलग कोण देखने को मिलेगा। जी राहुल। यानी अखंड, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, जो आप बता रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी अब मुसलमानों के द्वार जाएगी, मुसलमानों के चौखट जाएगी और उन्हें ये बताने की कोशिश करेगी कि वक्फ कानून जो है वो आपके हित में है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? यही आप बताना चाह रहे हैं, यही बीजेपी करने वाली है आने वाले दिनों में? बिल्कुल राहुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है जो गरीब मुसलमान तो घर घर जाएगा, और बीजेपी की जो मुहिम होती है घर घर तक की होती है, वो हर द्वार हर दरवाजे तक जाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी ये सोचती है कि इससे जो गरीब मुसलमान है या जो पिछड़ा मुसलमान है उसको भी फ्रंट में लाया जाए, और कहीं ना कहीं उसको जो राजनीति खेलते हैं कि पूरा का पूरा मुसलमान जो तबका है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को वोट देता है, उसमें भी बंटवारा करने की कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो समूचा विपक्ष है वो राजनीति कहते हैं कि राजनीति में जातियों को बांटने का काम कर रहा है, उसी तरीके से अब जो बीजेपी है वो भी मुसलमानों में बांटने का काम कर रही है, और वो अगड़े और पिछड़े मुसलमानों को लेकर के अब फ्रंट पर खेलती हुई नजर आ रही है। जी राहुल। ये अखंड, ये तो पक्ष की रणनीति हो गई, यानी सत्ता पक्ष क्या करेगा वो बताया। लेकिन विपक्ष, चूंकि यहाँ पे लखनऊ में मुस्लिमों का बहुत बड़ा दबाव भी रहता है, तो वो विपक्ष का क्या इस मामले में क्या रुख होगा? बीजेपी तो जा जाके लोगों को समझाएगी, किसके बेनिफिट बताएगी? जी राहुल, आपको बता दें, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही, जैसे ही वक्फ बिल आया था और सभी ने इसका एक सुर में विरोध किया था, समूचा विपक्ष एक साथ एक सुर में इस बिल के विरोध में नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ इस बिल को बता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर शिया और सुन्नी अगर बोर्ड में शामिल है तो और जो निचले के जो जातियां हैं, जो मुसलमानों में जिसे पिछड़ा कहा जाता है, उन्हें भी आगे लेकर के आया जाए, और कहीं ना कहीं जो दबे हुए मुसलमान हैं उनको इस तरीके से बताया जाए कि क्या केवल शिया और सुन्नी या वक्फ में जो लोग हैं वही मेन बॉडी में क्यों रहेंगे, और जो दूसरे जो जाति के लोग हैं या कहे पिछड़े जो मुसलमानों में उनको आगे लेकर के आया जाए। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसे वोट नहीं मिलेगा मुसलमानों का, इसलिए जो पिछड़ा और अगड़ा जो इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है, कुछ ऐसा ही खेल भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच में करना चाहती है कि जो पिछड़ा और अगड़ा वहां पर भी हो, और कुछ तबका जो मुसलमान जो है, जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के हित से प्रभावित है, कुछ उसको लाभ मिल सके, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आकर के वोट करे। और जो विपक्ष है वो जानता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मुसलमान एक साथ एक मुश्त होकर के वो हमें वोट देगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो ये वोट बैंक है इसमें भी बिखराव हो और कहीं ना कहीं उसका लाभ बीजेपी को मिले। विपक्ष चाहता है कि एक सुर में एक साथ होकर के कहीं ना कहीं मुसलमानों को एकजुट रखा जाए, इसीलिए वक्फ बिल के खिलाफ वो कर रहा है और साथ ही साथ सभी मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि वो जो बिल है ये मुसलमानों के विरोध में है। जी राहुल।
धन्यवाद अखंड, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक भी जुड़े हुए हैं। अपूर्व, अयोध्या की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी, हमारे दर्शकों को आप अपडेट दीजिए। देखिए राहुल की बीते दिनों राम मंदिर को उड़ाने की एक धमकी मिली थी, धमकी भरा ईमेल आया था राम जन्मभूमि के चेक टेस्ट के मेल पर। उसके बाद सीधे राम जन्मभूमि थाने पर इसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया। हालांकि तो जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं और जांच की जा रही है कि ये मेल किसके द्वारा किया गया, कैसे आया, उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। और साथ ही साथ राम मंदिर की सुरक्षा घेरा तो पहले से ही पैनी नजर रखी जाती थी, लेकिन ऐसी लगातार धमकियों के बाद लगातार जो सुरक्षा घेरा है वो पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि पहले से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत मजबूती के साथ, कड़े व्यवस्था के साथ यहाँ पे जो जुझारू अधिकारी हैं वो कार्यरत हैं। जी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अपूर्व पाठक। और सभी हमारे दर्शकों का जो 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़ते हैं, हमें देखते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। और कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आप बने रहिए IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।